नमस्कार। कर्नल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। मोटरयान अधिनियम 1988 संशोधित अधिनियम 2019 हम लोग पढ़ रहे थे, जिसके 3 पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। आज चौथा पढ़ना है और ये अंतिम पार्ट भी होगा आपका। अध्याय 11 है ये, क्योंकि अध्याय 11 का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि इस अधिनियम में जो अध्याय 11 पहले से सम्मिल रहा है, उस अध्याय 11 के सभी प्रावधानों को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है और उसके स्थान पर पूरी तरह से नए प्रावधान शामिल कर दिए गए हैं। देखिए, यहाँ पर अध्याय 11 के स्थान पर नए अध्याय का प्रतिस्थापन है। ये प्रतिस्थापन का मतलब नई चीज बिल्कुल स्थापित कर दी गई है इस स्थान पर। उसी के प्रावधान पढ़ने हैं और ये पूरे प्रावधान बीमा से संबंधित हैं। आप समझ सकते हैं कि मोटरयान अधिनियम में जब एक्सीडेंट होता है या कोई दुर्घटना होती है या आपका मोटरयान चोरी होता है या उसको कोई क्षति पहुंचती है, तो बीमा का कितना बड़ा रोल होता है। तो बीमा से संबंधित प्रावधानों को ही यहाँ पर रखा गया है, उसी के विषय में आप पढ़ने वाले हैं। देखिए, मोटर यानों का पर व्यक्ति जोखिमों के विरुद्ध बीमा। पर व्यक्ति मतलब थर्ड पार्टी जो होती है, उसके लिए बीमा का क्या प्रावधान है। तो धारा 146 में लिखा है पर पक्षकार। पर पक्षकार मतलब एक बीमा करता हो गया, कंपनी जो बीमा करती है, एक बीमाकृत व्यक्ति हो गया आप जिसका वाहन है, और एक थर्ड पार्टी होती है जिसको आप नुकसान पहुंचाते हैं अपने वाहन से और उस नुकसान की भरपाई बीमा कंपनी करती है। तो जो तीसरा पक्षकार है वही है पर पक्षकार। पर पक्षकार जोखिमों के विरुद्ध बीमा की आवश्यकता क्या है। कहा गया है कि यात्रियों के सिवाय कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर तब तक मोटरयान का उपयोग नहीं करेगा, न करवाएगा, न ही उपयोग करने की अनुमति देगा जब तक कि उसके पास यान के उपयोग के संबंध में बीमा पॉलिसी ना हो। यानी कोई वाहन अगर आप चला रहे हैं, उसमें वाहन में बैठे हैं, तो सिर्फ यात्रियों को छोड़कर, यात्रियों के लिए ज़रूरत नहीं है बीमा करने की। जिसका मोटरयान है वो या जो चलवा रहा है या जो अनुमति दे रहा है, तब तक सार्वजनिक स्थान पर नहीं चलाएगा जब तक कि उसके पास थर्ड पार्टी बीमा ना हो। अन्यथा किसी थर्ड पक्षकार को आप नुकसान पहुंचाएंगे तो उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। इसलिए धारा 146 ऐसा प्रावधान करती है। धारा 148 में क्या है? व्यतिकारी देश में जारी की गई बीमा पॉलिसी की विधि मान्यता। इसको मैं आपको समझा देता हूं, फिर मैं पढ़ दूंगा। जैसे होता क्या है कि भारत के अलावा जो दूसरे देश हैं, उस दूसरे देश से भारत में भी रोड के माध्यम से यानी बाई रोड आवागमन होता है। मान लीजिए कोई वाहन है जो दूसरे देश में पंजीकृत है, मान लीजिए नेपाल में पंजीकृत वाहन है जो भारत आ रहा है, और उसके द्वारा कहीं दुर्घटना होती है या जिस भी ऐसी घटना होती है जहाँ पर बीमा पॉलिसी की आवश्यकता होती है, अगर उस वाहन का नेपाल में या पाकिस्तान में या बांग्लादेश में जहाँ से भी वाहन आ रहा है, तो उस पूरे रास्ते के लिए जहाँ कहीं भी ठहराव से ले करके पूरे आवागमन के बीच अगर कोई दुर्घटना होती है और उस वाहन का उस अपने देश में बीमा विधि के अंतर्गत बीमा पॉलिसी है, तो वह भी हमारे देश में मान्य होगी। यही इसका मतलब है। देखिए, जहाँ भारत और अन्य व्यतिकारी देश के बीच कोई मोटरयान प्रचालित होता है और मोटरयान उस अन्य देश में पंजीकृत है और बीमाकृत है, तो वह ऐसे पूरे मार्ग और क्षेत्र पर वह बीमा पॉलिसी प्रभावी होगी। अगला देखिए, 149 में क्या कहा गया है? बीमा कंपनी द्वारा, यानी इसका कर्तव्य क्या है। बीमा कंपनी का जो कर्तव्य है, दुर्घटना वगैरह होने पर बीमा कंपनी द्वारा 1, 2, 3 पॉइंट में आपको ये चीज़ें लिखी गई हैं, तो उसको मैं आपको समझाता हूँ। पहला है,
दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर ऐसी दुर्घटना के संबंध में दावों के निपटारे के लिए बीमा कंपनी द्वारा एक अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। यानी दुर्घटना हुई, अब जो बीमाकृत व्यक्ति है जिसका नुकसान हुआ है वो कोई दावा करता है, तो उसके निपटारे के लिए सबसे पहला काम है कि बीमा कंपनी एक अधिकारी नियुक्त करेगी। अब क्या है, 30 दिन के भीतर वह अधिकारी दावा अधिकरण के समक्ष निपटारा करने के लिए दावाकर्ता को प्रस्ताव दे सकेगा। ये जो अधिकरण है, जो मुआवजा दिया जाता है, जो क्षतिपूर्ति दी जाती है, वो अधिकरण उसकी जांच करता है कि कितना सही है, कितना सही नहीं है, इन चीज़ों की जांच करता है। 30 दिन में उसके समक्ष ये चीज़ें रखी जाएंगी और उसी अधिकरण के समक्ष दावाकर्ता को, यानी जिसको क्षतिपूर्ति चाहिए, उसको एक प्रस्ताव दिया जाएगा कि इतना आपको क्षतिपूर्ति मिलेगी। यदि दावाकर्ता सहमत है तो 30 दिनों के भीतर समझौते के अनुसार क्षतिपूर्ति दे दी जाएगी। 30 दिन यहाँ भी, 30 दिन यहाँ भी, यानी जिस दिन घटना हुई है और दावा किया गया है उस दिन से 30 दिन के भीतर बीमा कंपनी अधिकारी नियुक्त करेगी। अधिकारी अपनी जांच करने के बाद 30 दिन के भीतर अधिकरण को अपना दे देगा पूरा ब्यौरा कि आपको कितना क्षतिपूर्ति करनी है। जिस दिन ये ब्यौरा दिया जाएगा और सहमत है दावाकर्ता, तो वहाँ से 30 दिन के भीतर उसको क्षतिपूर्ति भी दे दी जाएगी। 153 का जो प्रावधान है इस अधिनियम में, बीमाकर्ता और बीमाकृत व्यक्तियों के बीच समझौता, यानी कि बीमाकर्ता मतलब कंपनी जिसने बीमा किया है, बीमाकृत का मतलब है जिसके लिए बीमा किया गया है। मतलब आपने अगर इंश्योरेंस करवाया है तो आप बीमाकृत व्यक्ति हैं, और जिस कंपनी ने, जैसे लाइफ इंश्योरेंस है LIC, तो बीमा करता है, उसके बीच समझौते के बारे में बताया गया है कि परपक्षकार और बीमा कंपनी के मध्य कोई भी समझौता विधिमान्य नहीं होगा जब तक कि परपक्षकार समझौते का एक पक्ष ना हो। यानी जो थर्ड पार्टी है, आपने अपने वाहन से किसी का एक्सीडेंट किया तो जिसका एक्सीडेंट हुआ वो थर्ड पार्टी है, वो डायरेक्ट बीमा कंपनी से कोई भी क्षतिपूर्ति मांग नहीं सकता है, क्योंकि उसका बीमा कंपनी से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं है। क्षतिपूर्ति आप दावा करते हैं कंपनी को कि थर्ड पार्टी को आप क्षतिपूर्ति दीजिए, क्योंकि आपका समझौता होता है बीमा कंपनी से। 156 धारा में बीमा प्रमाण पत्र का प्रभाव, जो बीमा हो जाता है तो उसका जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है उसका प्रभाव क्या होता है, इसके लिए आपको कुछ पॉइंट जानने हैं। देखिए यहाँ कहा गया है, जहाँ प्रमाण पत्र में वर्णित पॉलिसी बीमाकर्ता द्वारा बीमाकृत को जारी नहीं की गई है, यानी आपने बीमा करवाया और बीमाकर्ता कंपनी ने उस प्रमाण पत्र में पॉलिसी का डिटेल नहीं दिया है, कभी कभी ऐसा होता है, वहाँ बीमाकर्ता द्वारा स्वयं और बीमाकृत के सिवाय किसी अन्य व्यक्ति के बीच ऐसे प्रमाण पत्र में कथित वर्णन और सभी विशिष्टियों के अनुरूप बीमाकृत व्यक्ति को बीमा पॉलिसी जारी की गई समझी जाएगी। यानी जहां प्रमाण पत्र में डिटेल में किसी पॉलिसी का विवरण नहीं दिया गया है, वहां पर जो भी नियम शर्तें होती हैं वो सब आपके लिए लागू हो जाएंगी। यही इसका अर्थ है। यदि बीमाकर्ता ने बीमाकृत को प्रमाण पत्र में वर्णित पॉलिसी जारी की है तो जो शर्तें पॉलिसी में लिखी गई हैं सिर्फ वही मिलेंगी। एक लाइन में समझ लीजिए कि प्रमाण पत्र में अगर पॉलिसी का डिटेल नहीं है तो सभी शर्तें आप पर लागू हो जाएंगी और सभी लाभ आपको प्राप्त होंगे, लेकिन अगर बीमा पॉलिसी में शर्तें लिख दी गई हैं तो जो लिखी गई हैं वही सिर्फ आपको प्राप्त होगा।
धारा 158 प्रमाण पत्रों, अनुज्ञप्ति और अनुज्ञा पत्र का प्रस्तुत किया जाना। देखिए ये बड़ी ही कॉमन बात है, इसको आप याद कर सकते हैं। धारा 156 को इसमें कहा गया है कि जब कोई पुलिस अधिकारी, अधिकृत व्यक्ति आपसे मांग करेगा कि आप अपने कागज़ दिखाइए, वाहन चलाते हैं तो आपके कागज़ों की जांच होती है, तो आप वो सारी चीज़ें प्रस्तुत करते हैं। क्या लिखा है? पहला, ऐसा व्यक्ति जो किसी सार्वजनिक स्थान पर मोटर यान चला रहा है, वर्दीधारी अधिकृत पुलिस अधिकारी द्वारा अपेक्षा किए जाने पर वाहन के उपयोग के संबंध में निम्नलिखित पेश करेगा। क्या पेश करेगा भाई? बीमा प्रमाण पत्र पेश करेगा, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र पेश करेगा, प्रदूषण नियंत्रण के अधीन होने का प्रमाण पत्र पेश करेगा, चालन अनुज्ञप्ति यानी ड्राइविंग लाइसेंस पेश करेगा, परिवहन यान की दशा में परमिट, जो परमिट होती है, जो मालवाहक यान होते हैं या जो टूरिस्ट गाड़ियां होती हैं उनकी परमिट होती है, तो उसको पेश करेंगे। और जो कोई अन्य आवश्यक दस्तावेज हो वो सब का सब प्रस्तुत किया जाएगा। आप इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि धारा 158 आपको ऐसा करने का निर्देश देती है। यदि दुर्घटना घटित होती है और उससे किसी व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक क्षति होती है और उस समय चालक अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाता है, तो वह या स्वामी उक्त प्रमाण पत्र को पुलिस थाने में, जिसमें चालक रिपोर्ट करता है, पेश करेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि दुर्घटना हो गई, गंभीर चोट या मृत्यु हो गई है, तत्काल आप दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं, तो चालक या स्वामी जिस थाने में चालक द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है वहां पर जाकर के उस वाहन के सारे दस्तावेजों को प्रस्तुत करेगा। धारा 159 देखिए, दुर्घटना के संबंध में सूचना का दिया जाना। यानी जब आपसे दुर्घटना होती है तो जो सूचना, ये पुलिस अधिकारी के लिए है कि वो सारा विवरण प्रस्तुत करके कैसे सूचित करेगा। तो देखिएगा, पुलिस अधिकारी अन्वेषण यानी इन्वेस्टिगेशन यानी जांच पूरा करने के दौरान दावे के निपटारे को सफल बनाने के लिए ऐसे प्रारूप और नीति में तथा 3 माह के भीतर ऐसी विशिष्टियों युक्त दुर्घटना सूचना रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे दावा अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करेगा। गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, पुलिस अधिकारी आएगा, उसकी जांच पड़ताल करेगा, क्या क्या कैसे कैसे हुआ था, पूरा विवरण 3 महीने के भीतर दावा अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करेगा। वही दावा अधिकरण जिसके समक्ष क्षतिपूर्ति देने का प्रस्ताव किया जाता है और जो डिसाइड करता है कि कितनी क्षतिपूर्ति इसको दी जा सकती है। हिट एंड रन यानी कि जो एक गाड़ी दूसरे को टक्कर मार करके भाग जाती है। हिट एंड रन मोटरयान दुर्घटना में प्रतिकर के लिए विशेष उपबंध, धारा 161 का प्रावधान है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। किसी अन्य व्यक्ति के, किसी अन्य विधि के होते हुए भी केंद्र सरकार हिट एंड रन मोटरयान दुर्घटना के परिणाम स्वरूप व्यक्तियों की मृत्यु या उनको घोर उपहति की दशा में प्रतिकर देने के लिए उपबंध कर सकेगी। यानी कि हिट एंड रन के मामले में केंद्र सरकार क्षतिपूर्ति देने के लिए प्रावधान कर सकेगी और जो उन्होंने किया है वो इस प्रकार होगा। प्रतिकर इस प्रकार होगा। पहला बताया गया कि अगर मृत्यु हो जाती है, आप हिट एंड रन यानी किसी को एक्सीडेंट करके मार देते हैं और भाग जाते हैं, तो 2 लाख या उससे अधिक धनराशि दी जाएगी, आपके द्वारा दी जाएगी, ध्यान रहे, सरकार नहीं दे रही है। और दूसरा घोर उपहति यानी गंभीर चोट। उपहति का मतलब होता है चोट। आईपीसी में मैंने इस बात को पढ़ाया है, आईपीसी वाले टॉपिक में उपहति शब्द मिलेगा आपको, घोर उपहति भी मिलेगा। घोर उपहति की दशा में
50,000 या उससे अधिक की धनराशि दी जाएगी। यानी मिनिमम 50,000 यहाँ है चोट की दशा में और मिनिमम 2 लाख मृत्यु की दशा में दिया जाता है। स्वर्णिम काल के लिए स्कीम पहले मैं पढ़ देता हूं ताकि समझने में आपके लिए आसान हो जाए। साधारण बीमा कंपनी अधिनियम 1972 या किसी अन्य विधि में कोई प्रावधान होते हुए भी भारत में तत्समय कारोबार कर रही साधारण बीमा कंपनियां इस उपबंधों के अनुसार दुर्घटना पीड़ितों के, जिसके अंतर्गत स्वर्णिम काल के दौरान हुई दुर्घटनाओं के पीड़ित भी हैं, उपचार के लिए उपबंध कर सकेगी। केंद्र सरकार नकदी रहित उपचार के लिए भी कोई स्कीम बना सकेगी। स्वर्णिम काल यानी गोल्डन अवसर, आगे आएगा गोल्डन अवसर शब्द, उसका आपको अर्थ मैं बताऊंगा, यहाँ थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। गोल्डन अवसर का मतलब है कि दुर्घटना के बाद के 1 घंटे का समय, क्योंकि उसमें किसी व्यक्ति को बचाने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा होती हैं। उस दौरान जो इलाज होगा, उनके इलाज के लिए कोई स्कीम, कोई धनराशि तय कर सकती है केंद्र सरकार, और बीमा पॉलिसी को ये निर्देश जा सकता है बीमा कंपनियों को कि आप इस संबंध में पॉलिसी बनाएं। 164 देख लीजिए। मृत्यु या घोर उपहति के मामले में प्रतिकर का संदाय, प्रतिकर यानी क्षतिपूर्ति। इसके पहले जो आपने देखा था वो हिट एंड रन मामले में था। यहाँ पर हिट एंड रन का मामला नहीं है, यहाँ एक्सीडेंट में मृत्यु या गंभीर चोट का मामला है, जिसमें हिट के बाद रन नहीं है। इसमें कहा गया है इस अधिनियम के अधीन किसी विधि के होते हुए भी दुर्घटना के पश्चात मोटरयान का स्वामी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के विधिक वारिसों को मृत्यु की दशा में 5 लाख रुपए तथा घोर उपहति की दशा में 2,50,000 रुपए की रकम का संदाय करने का दायी होगा। यानी ये फिक्स कर दिया गया है कि गंभीर चोट है तो 2.5 लाख रुपए और मृत्यु है तो 5 लाख रुपए की राशि देनी होगी। ये सब संशोधित हैं, ध्यान रहे अध्याय 11 का। इस वीडियो में आप जितने भी प्रावधान पढ़ रहे हैं ये सब 2019 के संशोधित अधिनियम हैं। मोटरयान दुर्घटना निधि, ये केंद्र सरकार को निर्देश दिया गया कि मोटरयान दुर्घटना के लिए आप एक निधि बनाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा मोटरयान दुर्घटना निधि का गठन किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा होगी। पहला है केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित तथा अनुमोदित राशि, केंद्र सरकार जितना भी तय करेगी कितनी राशि दी जाएगी, एक तो वो हो गया। दूसरा, केंद्र सरकार द्वारा दिया गया अनुदान, अलग से केंद्र सरकार चाहे तो उसमें अनुदान यानी सहायता राशि दे सकती है। तीसरा है इस अधिनियम के अधीन कोई अन्य स्कीम, यानी इस मोटरयान अधिनियम 1988 संशोधित अधिनियम 2019 के अधीन कोई अन्य योजना बनाई गई है तो उसकी राशि भी इसके अंतर्गत शामिल कर दी जाएगी, और अन्य का आय का कोई अन्य स्रोत जो केंद्र सरकार आवश्यक समझे उसको भी इस मोटरयान दुर्घटना निधि में शामिल किया जाएगा। ध्यान रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 164 का प्रावधान है। इसके बाद देखिए इस चैप्टर का अंतिम है, ये भाग अध्याय 11 का हिस्सा नहीं है, ये कुछ शब्दावलियां हैं जो हमने आपके लिए रखा है, इसको जान लीजिए तो ये टॉपिक यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। गोल्डन अवसर, अभी मैं इसका जिक्र कर रहा था कि जैसे कोई दुर्घटना होती है, दुर्घटना के बाद वो व्यक्ति वहाँ पड़ा है तो 1 घंटे का जो समय होता है, अगर उसमें उसको हॉस्पिटल पहुँचा दिया जाए तो उसके बचा लेने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा होती हैं। तो 1 घंटे का जो समय है दुर्घटना के बाद, उसी को गोल्डन अवसर कहा गया है, यानी स्वर्णिम काल कहा गया है, 1 घंटे। दूसरा है नेक व्यक्ति, गुड समैरिटन। नेक व्यक्ति का मतलब होता है
जैसे कभी कभी दुर्घटना होती है और आप देखते हैं सड़क पर पीड़ित व्यक्ति वहीं पड़ा हुआ है, लेकिन आप उसे हॉस्पिटल नहीं पहुंचाते, क्योंकि आपको लगता है कि अगर इसके साथ कोई कैजुअल्टी हो जाती है, लापरवाही बस, तो आप फंस जाएंगे। इसीलिए, और वो मर जाता है, इलाज नहीं हो पाता समय से। इसीलिए कहा गया है, नेक व्यक्ति का प्रावधान किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है, किसी दुर्घटना ग्रस्त व्यक्ति को ले जाकर के इलाज करवाता है और वो मर जाता है या कोई लापरवाही बस कोई नुकसान पहुंचता है उस घायल व्यक्ति को, तो जो व्यक्ति इलाज के लिए ले गया है उसके विरुद्ध कोई विधिक, सिविल, दांडिक कार्रवाई नहीं की जाएगी। यही है नेक व्यक्ति। वाहनों का रिकॉल। वाहनों का रिकॉल का मतलब है कि अगर कोई वाहन में कोई खराबी पाई जाती है, जिससे वाहन चालक को, वाहन में बैठे लोगों को, सड़क पर जा रहे लोगों को या किसी भी प्रकार से वातावरण को कोई खतरा होता है, तो केंद्र सरकार निर्देश दे सकती है कि जो निर्माण करता है वाहन का, वो उसको वापस लेगा या फिर उसी के लेबल का कोई दूसरा वाहन उसे देगा। देखिए, यही ना, खरीदार को वाहन की पूरी कीमत लौटानी होगी। खराब वाहन को दूसरे वाहन से, जो कि समान या बेहतर विशेषताओं वाला है, बदलना होगा। वही चीज़ जो मैंने बताया वही यहाँ पर लिखा हुआ है। टैक्सी एग्रीगेटर। यह अधिनियम एग्रीगेटर को डिजिटल इंटरमीडिएटरी या मार्केट प्लस के रूप में परिभाषित करता है, जिसे टैक्सी सेवाओं के परिवहन के उद्देश्य से ड्राइवर से कनेक्ट होने के लिए यात्री इस्तेमाल कर सकता है। राज्य सरकार द्वारा इन एग्रीगेटरों को लाइसेंस जारी किए जाएंगे। एग्रीगेटरों को आईटी एक्ट 2000 का अनुपालन करना होगा। मतलब ड्राइवर और आपके बीच संपर्क बनाने के लिए जो डिजिटल माध्यम हैं वो एग्रीगेटर हो गए। जैसे ओला, उबर, बहुत सारे इस तरह की सर्विस प्रोवाइडर हैं, इसको ये एग्रीगेटर हैं। ध्यान रहे, क्योंकि ये इंटरनेट के ज़रिए चलते हैं, तो इनको आईटी एक्ट 2000 के तहत ये उसके दायरे में आएंगे, यानी साइबर एक्ट के तहत भी आएंगे अगर दुरुपयोग करते हैं तो। एक अंतिम आप देख लीजिए, राष्ट्रीय परिवहन नीति। केंद्र सरकार ने इस बार राष्ट्रीय परिवहन नीति बना दिया है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों की सलाह से राष्ट्रीय परिवहन नीति बना सकती है। इस नीति में पहला है, सड़क परिवहन के लिए एक योजनागत संरचना बनाई जाएगी। सड़क परिवहन के लिए सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए और ट्रैफिक जाम की समस्या को देखते हुए, बहुत सारी इस तरह की समस्याओं को देखते हुए एक अलग संरचना बनाई जाएगी ताकि बाधा ना पहुँचे। परमिट देने के लिए फ्रेमवर्क विकसित किया जाएगा ताकि परमिट लेने में कोई बहुत टाइम लग जाता है वो सब ना हो, तो अलग से इसके लिए सरकार कार्य करेगी। और परिवहन प्रणाली की प्राथमिकताएं विनिर्दिष्ट की जाएंगी। परिवहन प्रणाली यानी जो यातायात सिस्टम है उसकी प्राथमिकताएं क्या हैं, पहले किसको रिलीज किया जाए, किसको छोड़ा जाए। अगर कहीं पर ऐसी, जैसे देखिए रेलवे में आपने देखा होगा कि कुछ ट्रेनें हैं जिनके लिए कुछ अन्य ट्रेनों को रोक दिया जाता है ताकि उसमें बाधा ना आए। राजधानी एक्सप्रेस है, शताब्दी एक्सप्रेस है, बुलेट ट्रेन अभी चलेगी, उसका तो अलग बन रहा है। उसी तरीके से परिवहन में भी प्राथमिकताएं तय की जाएंगी कि किसका परिवहन पहले हो, किसका परिवहन बाद में हो। तो इस तरह से आपने पढ़ लिया मोटरयान अधिनियम का चौथा पार्ट, और यहाँ पर आकर के समाप्त होता है। हमने पूरी कोशिश किया है कि आपकी परीक्षा में आने वाले इस अध्याय से शामिल किए जाने वाले सवाल पूरी तरह से कवर हों। इसका पूरा PDF नोट्स भी आपके नोट्स वाले सेक्शन में अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।